नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 61 से 80 तक के सवालों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि ये सभी सवाल कहीं न कहीं पर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अतः ये सवाल आपकी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61। गिरसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आप सभी को पता है किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कब किया था? 1957 में किया था। अब देखिए, जो गिरसन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, अठारह में हुआ था। इसका जो दोस्तों प्रकाशन वर्ष है वो अक्सर पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1888 होगा। आपका ये सही था। इसका हिंदी अनुवाद ये गलत है थोड़ा सा, तो इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। इसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था और इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। मतलब जो सही या सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो गिरसन के इतिहास को कहा जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो, अगर हम सर्वोच्च हिंदी साहित्य की बात करें ना, कि किस साहित्य को सर्वोच्च साहित्य या हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है, वो आपके रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो यहाँ से 2 सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62। आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो ये जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है वो एडविन ग्रीव्स जी है। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष 1917 है। सन 1917 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये कितने भागों में है? तो आपको याद रखना है ये 5 भागों में है। तो यहाँ से इतने सवाल हम कंप्लीट करते हैं, लगभग 3 या 4 सवाल यहाँ से आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो आपको पता है कि ये जो कथन है, मूलतः आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हैं, उसमें आप आरंभ में ही पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अब देखो, महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसलिए हम इन सभी को पढ़ लेते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, आप गोविंद सरस्वती पांडे में जब द्विवेदी युग के जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका पढ़ सकते हैं। ये द्विवेदी युग में इसका वर्णन भी मिलता है। तो काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं के कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये जो कथन है वो गुलाब राय का है। अब देखो, आपको पता है प्रेमचंद कहानियों के लिए जाने जाते हैं। तो ये कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थात आप एक कहानी पढ़ते हैं, जो खूबसूरत कहानी है ईदगाह, वो भी मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो कहीं ना कहीं पर प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानी को सबसे बेहतरीन कहानी मानते हैं। तो ये प्रेमचंद का कथन है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 64।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जो जाता है व्यवस्थित रूप देने का या सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ, वो रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके एक एक पंक्ति पर शोध कार्य किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और एकत्रित कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। शुक्ल जी का जो इतिहास था वो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। मैंने आपको एक बताया था हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया था, तो ये पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस सवाल का आपको इस वीडियो में उत्तर देना है। विकल्प देता हूँ, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों विकल्पों में से आपको एक चुनना है। आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र रूप दिया गया था जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। इसमें रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में बहुत सारी खामियां थी। उसका परिशोधन जो किया गया था और वो कब किया गया था? 1940 में किया गया था। अगला सवाल, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? आपको पता है इतना कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल ये तमाम नाम दिए हैं। और रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त ये मिश्र बंधुओं ने भी ये नामकरण दिए। जैसे किसी भी रामचंद्र शुक्ल विरोध भी करते हैं मिश्र बंधुओं का कि है ना, वो किसी भी काल को पूर्व उत्तर मध्यकाल में बांट देना, ये भी ना देखना कि किस काल के भीतर क्या आता है ना। हालांकि मिश्र बंधुओं से रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत कुछ लिया था, परंतु इन दोनों महानुभावों के अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी पूर्व मध्यकाल कहा था भक्ति काल को। ये जो भक्ति काल नाम दिया था और एक रीतिकाल नाम दिया था, ये जो दोनों नामकरण हैं वो किसने किए थे? ये किए थे आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने किए थे। हम देखिए जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल, रीतिकाल को रीतिकाल में विभाजित किया है। और जॉर्ज गिरसन 1400 ईस्वी में भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल के नामकरणों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, तत्कालीन साहित्य के आंतरिक अभाव है। अब देखो विवाद, हमारे हिंदी साहित्य में 4 काल पढ़ते हैं, आदिकाल और आपके ज़्यादातर आधुनिक रीतिकाल। आदिकाल और रीतिकाल पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, आदिकाल और रीतिकाल पर, कि इस काल को क्या नाम दिया जाना चाहिए। तो आदिकाल के बारे में भी विद्वान मतभेद उत्पन्न करते हैं और रीतिकाल के संदर्भ में भी विवाद उत्पन्न करते हैं। अब सबसे ज़्यादा विवाद की बात करें तो आदिकाल पर उठा था कि आदिकाल को विद्वानों ने अनेक नाम दिए थे, है ना। विवाद करने की अगर दोनों में तुलना की जाएगी तो आदिकाल में सबसे ज़्यादा विवाद करने की समस्या हमारे सामने आती है। आगे चलते हैं, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल किसमें अवधि क्या मानी है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका परिवर्तन आपको याद रखना है कि परिवर्तन काल की जो समय अवधि है वो संवत 1890 से संवत 1924 विक्रमी संवत तक मानी। इस तरह से मिश्र बंधुओं ने विभाजन किया है। देखिए, प्रारंभिक काल को पूर्व मध्य प्रारंभिक या उत्तर माध्यमिक काल कहा है। माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा था। अलंकृत को भी 2 भागों में बांटते हैं। परिवर्तन जो समय अभी पूछा गया था ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1890 से 1924 विक्रमी संवत। वर्तमान काल है ना, 1926 से अब तक। ये दोनों नाम आपको उसमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो,
67 है हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो श्याम सुंदर दास के बारे में पढ़ते हैं कि श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर नाटक साहित्य में अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी गोविंद रत्नमाला उन कवियों का संग्रह है रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी एक गद्य कुसुमावली भी रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हिंदी गोविंद रत्नमाला, रूपक रहस्य और गद्य कुसुमावली, ये तमाम इनकी जो रचनाएं हैं वो मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण, ये तमाम रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की मानी जाती हैं। अब देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका और बादशाह दर्पण, ये भारतेंदु की रचनाएं। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? अब देखो हिंदी शब्दानुशासन की बात करें तो इसके लेखक है कामता प्रसाद गुरु हैं। जैसा कि नीचे भी दिया हुआ है कि शब्दानुशासन की जो रचना है वो हेमचंद्र ने की थी और जो हिंदी शब्दानुशासन है उसकी रचना की है किशोरीदास वाजपेयी। अगर हिंदी शब्द हट जाएगा तो वो रचना हेमचंद्र की हो जाएगी। तो ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हिंदी शब्दानुशासन है वो कामता प्रसाद गुरु की रचना है और इनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता प्रसाद ने हिंदी व्याकरण भी लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो ब्रजभाषा व्याकरण की रचना इन्होंने की है। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो जोशुआ कैटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। जोशुआ कैटलर का हिंदुस्तान जो ग्रामर था उसको हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो FE के को माना जाता है, यहाँ पे गलत दिया है, FEK है ना, FEK जो है इसके लेखक माने जाते हैं। FEK इसके लेखक माने जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 71। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना था? देखो ध्यान से सुनिएगा कि द्वितीय उत्थान आप सोच रहे होंगे भक्ति काल को माना है, नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जब विभाजित किया था तो छोटे छोटे भागों में, कई भागों में विभाजित कर दिया था। जो भारतेंदु युग आता है यहाँ सबसे पहले, उसको उन्होंने क्या कहा था? प्रथम उत्थान कहा था। द्विवेदी को द्वितीय उत्थान कहा था। तो इसलिए इसका याद रखना है कि जो भारतेंदु की पत्रिका एक थी 1868 में प्रकाशित हुई थी। 1868 में भारतेंदु की पत्रिका कविवचन सुधा प्रकाशित हुई थी। इसी पत्रिका के आधार पर भारतेंदु युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अब देखो इसमें अगर आपको सन को संवत में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्थावन जमा करने पड़ेंगे। अगर आप जैसे ही स्थावन जमा करोगे आपके पास संवत 1925 आ जाएगा। तो अब देखो भारतेंदु की तो हमने निकाल ली क्योंकि अब इन सभी कालों में 25 साल का गैप है। देखो 25, 25, 50 है ना। अब देखो यहाँ पे 50 से दूसरा उत्थान स्टार्ट हो जाएगा 75। यहाँ पे 25 साल है, इसमें 25 साल है और तृतीय उत्थान जो है वो 1975 से अब तक है। मतलब छायावाद के बाद आगे आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं लिखा है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। इन सभी जो उत्थान है उनमें 25-25 सालों का गैप है और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आसानी से 1893 से 1918 में। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यद्यपि मैं खुद उर्दू का
बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अब देखो, गार्सा दासी जो फ्रेंच विद्वान थे, आप सभी को पता है, वो उर्दू के समर्थक थे और हिंदी के विरोधी थे, है ना। तो वो कहते हैं कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यहाँ पे भी वो हिंदी को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी रूप से आपने ये याद रखना है कि मतलब जो हिंदी के प्रति स्नेहशील नहीं थे वो आपके गार्सा दासी जी थे। अब देखो, यहाँ इनकी बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फ्रांसीसी या फ्रेंच विद्वान थे। ये पेरिस में हिंदुस्तान या उर्दू के अध्यापक माने जाते हैं। 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास एक इन्होंने रचनाएं लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। ये पेरिस में हिंदुस्तान या उर्दू के अध्यापक थे, इसलिए इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ कवियों का उल्लेख किया था। अर्थात उर्दू के ज़्यादा होंगे और हिंदी के नामात्र के होंगे। संवत 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। गार्सा दासी का पहला जो इतिहास है ना, आप इस्तवार ला लितेतर इंदु को जानते हैं। उसमें कुल 738 कवि को वर्णन किया था और सिर्फ उसमें 72 जो कवि थे वो हिंदी के कवि थे, और सभी जितने और बच जाते हैं वो सभी कवि उर्दू के थे। यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा। अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय क्या निर्धारित किया है? रामचंद्र, मैंने बोला ना ये सन में है ना, ईस्वी में पूछा है तो 1868 में हो जाएगा। सन संबत पूछते ना, सावन जोड़ते और उस तरह से हो जाते। अगर आपको इसका ही सन को ही द्विवेदी में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको इसी में जमा 25 करने पड़ेंगे। 25 साल का गैप है। अब देखो, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, इस सवाल को कल भी पढ़ चुके हैं ना हम। देखो, ये झारखंड में भी आया हुआ सवाल है, तो इसका पुरानी हिंदी लेख भी गुलेरी ने लिखा था, और पुरानी हिंदी पर सबसे ज़्यादा काम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। अब देखो, कुछ इतिहास ग्रंथों के नाम जान लेते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कहाँ से करते हैं? अपने लोचन से करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन तमाम लोगों ने लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो अगला सवाल है 75, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? सबसे पहले याद रखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, 1996 में, और बच्चन सिंह इसके लेखक हो जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप इस इतिहास को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पीजीटी हो, टीजीटी हिंदी हो, तो यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब देखो, आगे चलते हैं तो नामवर सिंह की ओर आएंगे। आधुनिक साहित्य की प्रविधियाँ नामवर सिंह का है, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य है, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये बच्चन सिंह का है। इन्होंने जो इतिहास साहित्य इतिहास लिखे थे, 2 लिखे थे, महत्वपूर्ण थे। हिंदी साहित्य का एक दूसरा इतिहास था, एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास था बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 76, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किस के द्वारा लिखा गया है? हम इसका ऊपर जिक्र कर चुके हैं, सुमन राज्य का। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी का ये ग्रंथ माना जाता है। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से संबोधित किया था? तो गद्य काल कहा था, ये सभी को पता है। आधुनिक काल में
रामचंद्र शुक्ल गद्य की प्रधानता देखते हैं और इसी के लिए वो इस काल को आधुनिक काल कहने की उपेक्षा वो गद्य काल कहते हैं। मिश्र बंधुओं का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? प्रथम भाग तो 1903 जो भाग थे 1913 में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं में गणेश, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी आते हैं। ये 4 भागों में है और इसके 3 1913 में और चौथा जो भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब देखो, बहुत अच्छे सवाल है ना। इन सवालों से गुजरते हैं यदि आप लोग, तो आपकी सफलता आपके दरवाजे पर जरूर होगी। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? इस सवाल में ये उत्तर गलत है। तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, गिरसन का है, क्योंकि इसमें जो विकल्प दिया है बी, वो तो बच्चे वर्ण क्रमानुसार है ना। ये दोनों जो इतिहास लिखे गए थे वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखे गए थे और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये कालक्रम के अनुसार लिखा गया प्रथम इतिहास था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 80, आज का अंतिम सवाल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक दृष्टि किसके पास है? तो याद रखना है गणपति के पास है, ठीक है ना। वैज्ञानिक, आप देखो वैज्ञानिक कोई भी खोजबीन करते हैं तो वो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? तो गणपति की पूजा करते हैं। कितने भागों में है ये? 2 भागों में है और 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर व्रजरतन दास ने 1941 में लिखा था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भाग भी आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।